हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मगध एम्पायर। किसके बारे में? मगध एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 16 महाजनपद थे ना, जो उनमें से केवल लास्ट में एक ही राज्य बचा था, मगध। मगध सबसे पावरफुल राज्य बनकर उभरा था। मगध था जो सबसे पावरफुल राज्य बनकर उभरा था, ठीक है। और 4 राज्य थे जिनके बीच में सुपरमेसी के लिए युद्ध हुआ था। कौन कौन से थे? मगध, कोशला, वत्सा एंड अवंती। वत्सा एंड अवंती, इन चारों राज्यों में ना सुपरमेसी के लिए युद्ध हुआ था, जिनमें सबसे लास्ट में मगध जीत गया था और मगध ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था, ठीक है। तो मगध उनमें सक्सेस हो गया था। तो हमने पढ़ा था कि मगध क्यों सक्सेस हुआ था। उसके पास बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल पोजीशन उसकी अच्छी थी, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा आयरन था और उनके पास बहुत अच्छी मिलिट्री वगैरह भी थी, इसलिए मगध था जो वो सबसे पावरफुल राज्य बन गया था, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि मगध राज्य में कौन कौन सी डायनेस्टीज आई थी। तो मगध राज्य में ना 3 वंश आए थे, 3 डायनेस्टी आई थी। हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड लास्ट में आई थी नंद डायनेस्टी, ठीक है। तो ये पूरा क्रॉनिकल ऑर्डर में चला था। सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी। इन तीनों को कैसे याद करोगे? हसीन, हसीन इसका एक कोड है। हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंद डायनेस्टी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी कब थी? 554 BC टू 412 BC, ठीक है। ये है 6th सेंचुरी BC का टाइम। कौन से? 6th सेंचुरी BC। मगध का उदय कब हुआ था? 6th सेंचुरी BC में ही हुआ था ना। तो कब हुआ था? 554 BC टू 412 BC में हर्यक डायनेस्टी आई। तो सबसे पहले कौन आया? बिंबिसार। बिंबिसार को कहते हैं श्रोणिका भी कहते हैं। दैट इज 554 BC टू 492 BC। ही वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। तो बिंबिसार कौन था? फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी था। मतलब हर्यक डायनेस्टी को किसने स्थापित किया? बिंबिसार ने। मगध केम इनटू प्रोमिनेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ बिंबिसार। मगध था ना जो, वो बहुत प्रोमिनेंस में आ गया था, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ बिंबिसार, बिंबिसार की लीडरशिप में। नेक्स्ट है, ही वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्धा। जो बिंबिसार थे वो कौन? गौतम बुद्धा के कंटेम्परेरी थे, मतलब समकालीन थे। जिस टाइम गौतम बुद्धा का टाइम चल रहा था उसी टाइम ये हर्यक डायनेस्टी का उदय हुआ और बिंबिसार उन्हीं के समकालीन थे। ही मैरिड द प्रिंसेस ऑफ कोशला। कोशला देवी महाकोशला, सिस्टर ऑफ कौशल किंग प्रसेनजीत। लिच्छवी देवी चेलना, सिस्टर ऑफ लिच्छवी हेड चेटका एंड माद्रा खेमा, डॉटर ऑफ माद्रा किंग, ठीक है। विच हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। तो इस बिंबिसार ने क्या किया? इसने अपने आसपास की जो राज्य थे ना, जो छोटे छोटे राज्य थे, उनकी किसी की बहन से, किसी की बेटी से उसने शादी कर ली। और शादी करके उसने क्या किया? उन्होंने उसको ना डावरी के रूप में अपने कुछ छोटे छोटे राज्य दे दिए। तो बिंबिसार ने ना अपने पूरे राज्य का एक्सपेंशन किया, अपने राज्य को ना बढ़ा लिया, ठीक है। तो उसने किस किस से शादी की? कोशला, लिच्छवी एंड माद्रा। तो ये जो कोशला थी, ये कौन थी? कोशला देवी महाकोशला, सिस्टर ऑफ कौशल किंग प्रसेनजीत। प्रसेनजीत था जो कौशल किंग था, उसकी सिस्टर थी। लिच्छवी चेलना, सिस्टर ऑफ लिच्छवी हेड चेटका। ये किसकी सिस्टर थी? हेड चेटका, ठीक है। लिच्छवी वंश था ना जो, उसकी सिस्टर थी ये। एंड एक सेकेंड, अरे एंड माद्रा। और किससे शादी करी उसने? माद्रा खेमा, डॉटर ऑफ माद्रा किंग, माद्रा किंग की डॉटर से। और उसने उसको अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को बढ़ा लिया, ठीक है। नेक्स्ट है, ही गेन्ड अ पार्ट ऑफ काशी। उसने काशी के एक पार्ट को गेन किया, मतलब लिया एज अ डावरी, डावरी दहेज में, इन हिज मैरिज विद द सिस्टर ऑफ किंग प्रसेनजीत कोशला। जब उसने कोशला देवी से शादी करी ना, तो उसने, प्रसेनजीत ने क्या किया? उसको एक काशी दे दिया, काशी का एक छोटा सा राज्य उसको दे दिया दहेज के रूप में। ही कॉन्कर्ड अंगा। उसने अंगा को जीत लिया। कॉन्कर्ड होता है आक्रमण करना, उसने अंग पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। ही सेंट अ रॉयल फिजिशियन जीविक
जीवक टू उज्जैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार उसने जीवक को ना उज्जैन भेजा। उज्जैन थे, रॉयल फिजिशियन थे, एक वैद्य थे। व्हेन अवंती किंग परदोत्या वाज सफर्ड बाय जॉइंटिस, जब अवंती का जो राजा था परदोत्या, अवंती किंग कौन थे, परदोत्या, वो जॉइंटिस से सफ़र कर रहे थे ना, तो इन्होंने, इनका एक रॉयल फिजिशियन था जीवक, उसको उज्जैन भेज दिया था उसको देखने के लिए, उसका इलाज करने के लिए, ठीक है। नोन एज सैन्या, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन किंग हु हैड अ रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी, वो सैन्या के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि उसके पास, वो पहला ऐसा इंडियन किंग था जिसके पास एक रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी होती थी, हमेशा उसके पास एक कंटिन्यूसली एक स्टैंडिंग आर्मी रहती ही थी। ही बिल्ट द सिटी ऑफ न्यू राजगिरा, उसने न्यू राजगिरा नाम से एक सिटी भी बनाई थी। तो सबसे पहले हमने बिंबिसार के बारे में पढ़ा। बिंबिसार जो फाउंडर था हर्यक डायनेस्टी का, उसने क्या किया, उसने अपने क्षेत्र को बढ़ाया, शादियां कर करके अपने आसपास के अंगों को जीता उसने, और उसने अवंती के राजा परदोत्य के लिए अपने फिजिशियन को भी भेजा। तो ऐसा करके उसने अपने आसपास के राज्यों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट आए अजातशत्रु। अजातशत्रु को कहा जाता है कुणिका, 492 BC टू 460 BC। बिंबिसार वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अजातशत्रु, बिंबिसार का जो बेटा था ना वो अजातशत्रु था, तो बिंबिसार की जगह किसने ले ली, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु किल्ड हिज फादर एंड सीज्ड द थ्रोन, अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया और क्राउन, थ्रोन था जो राज्य, अपने नाम कर लिया। अजातशत्रु फॉलोड अ मोर एग्रेसिव पॉलिसी, अजातशत्रु ने ना बहुत एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई। ही गेंड कंप्लीट कंट्रोल ओवर काशी, उसने ना काशी के ऊपर, काशी उसके पिता ने, बिंबिसार ने क्या किया था, उसके प्रसेनजीत ने उसको डावरी के रूप में दिया था, लेकिन अजातशत्रु ने क्या किया, उस पर कंप्लीट कंट्रोल कर लिया अपना। एंड ब्रोक द अर्लियर एमिकेबल रिलेशंस बाय अटैकिंग हिज मैटरनल अंकल प्रसेनजीत द किंग ऑफ कोशला, तो उसने क्या किया, काशी पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया, ठीक है। और उसने अपने जो उसकी मैटरनल रिलेशन थे ना, उसकी माता के जो रिलेशन थे, उन सबको उसने तोड़ दिया, ठीक है। और उसने उन सब पर मतलब उस पर आक्रमण करके, और उन सब से जो कौशल के किंग थे प्रसेनजीत, उनको, उसके मामा लगते थे ना वो, तो उन सबको उसने उनसे रिलेशन ही तोड़ दिया और काशी पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया। द वज्जी कन्फेडरेशन वाज अजातशत्रुज नेक्स्ट टारगेट, अब अजातशत्रु का नेक्स्ट टारगेट क्या था, वज्जी को जीतना, ठीक है। दिस वार वाज अ लेंथी वन, ये वार था ना जो बहुत लेंथी था, बहुत दिन तक चला था। एंड ट्रेडिशन टेल्स अस दैट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 16 ईयर्स, और कुछ लोग हमें बताते हैं, कुछ जो साहित्यिक स्रोत हमें बताते हैं कि ये कब तक चला था, 16 ईयर, 16 साल ये युद्ध चला था। ही वॉज एबल टू डिफीट द वज्जी ओनली थ्रू डिसीट, वो 16 साल के युद्ध के बाद ना, 16 साल तक लड़ता रहा वो वज्जी के लिए, उसके बाद वो एबल हुआ था, योग्य हुआ था उस वज्जी को हराने के लायक। ओनली थ्रू डिसीट, वो भी धोखा करके, उसने फिर भी धोखा करके वज्जी पर अपना अधिकार किया। बाय सोइंग द सीड्स ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग द पीपल ऑफ वज्जी, उसने क्या किया, जो वज्जी के लोग थे ना, उनके बीच में ही शत्रुता करवा दी, उनके बीच में ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह क्रिएट करा के, उनको धोखा देके, तब उसने वज्जी पर अपना अधिकार किया था। वज्जी इतना पावरफुल था। नेक्स्ट है द 3 थिंग्स दैट प्लेड इम्पोर्टेंट रोल टू डिफीट द वज्जी, ये 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिन्होंने वज्जी को जीतने में उसकी हेल्प करी थी। फर्स्ट थी सुनिधा एंड वत्साकर, कौन सी थी, सुनिधा एंड वत्साकर। सुनिधा एंड वत्साकर अजातशत्रुज डिप्लोमेटिक मिनिस्टर, ठीक है, ये अजातशत्रु के 2 डिप्लोमेटिक मिनिस्टर थे, ठीक है। सुनिधा एंड वत्साकर हु सोड द सीड्स ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग्स वज्जीज, इन दोनों ने ही क्या किया था, वज्जी के लोगों के बीच में डिस्कॉर्ड मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी। नेक्स्ट है रथा मुसाला, ए काइंड ऑफ चैरियोट टू विच अ मेस वाज अटैच्ड, एक ये रथा मुसाला एक टाइप का सारथी था, चैरियोट था, ठीक है, रथ था। नेक्स्ट है महाशिला कंटका, ए वार इंजन वाज
कैटापुल्टेड बिग स्टोन्स, ठीक है। एक महाशिला कंटक, ये क्या था, एक प्रकार का इंजन था, वार इंजन, युद्ध में यूज किया जाने वाला इंजन, जो बहुत बड़े बड़े पत्थर लेके आता था और फिर इनको फेंकता था दुश्मनों पर, ठीक है। तो ये 3 चीजें थी जिनसे वो वज्जी को जीतने में सफल हुआ था। इन दिस वे काशी एंड वैशाली द कैपिटल ऑफ वज्जी वर एडेड टू मगध। वज्जी की कैपिटल थी काशी एंड वैशाली, वो भी मगध में ऐड हो गई, मेकिंग इट्स द मोस्ट पावरफुल टेरिटोरियल पावर इन द गंगाज वैली। तो उसने क्या किया, ये काशी और वैशाली को जब उसने मगध में मिला लिया तो उससे मगध और ज़्यादा पावरफुल हो गया पूरी गंगा वैली में। ही बिल्ट द फोर्ट ऑफ राजगिरा, उसने राजगिरा का एक किला बनवाया, एंड वाच फोर्ट या जल दुर्ग, ठीक है, एट अ विलेज कॉल्ड पाटली, उसने पाटली में एक जल दुर्ग बनवाया ऑन द बैंक ऑफ गंगा के बैंक पे। नेक्स्ट आया उदाइन, ठीक है। उदाइन 460 BC टू 440 BC। अजातशत्रु वाज सक्सेडेड बाय हिज सन उदाइन। अजातशत्रु का बेटा कौन था, उदाइन। उदाइन ने अपने पिता को सक्सीड किया, मतलब उसका स्थान लिया। हिज रेन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही लेड द फाउंडेशंस ऑफ द सोसाइटी ऑफ द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा। उसका रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि उसने क्या कर लिया था, पाटलिपुत्र की सिटी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द सन एंड द गंगाज एंड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगिरह टू पाटलिपुत्रा। और उसने अपनी कैपिटल कहाँ से, पहले राजगिरह होती थी, राजगिरह से उसने पाटलिपुत्र बना दिया था। उदाइन वाज सक्सीडेड वाज अनुरुद्धा मुंडा एंड नागदशक। उदाइन को किसने जीता, अनुरुद्धा, मुंडा एंड नागदशक रिस्पेक्टिवली, हु ऑल वर वीक एंड, ये क्या है, पेरिसाइड्स, ठीक है। तो वो बहुत, ये तीनों है ना, अनुरुद्धा, मुंडा एंड नागदशक, उन तीनों ने उदाइन पर आक्रमण किया, ठीक है, और उसको हरा दिया। वो देखो, वो ऑल वर वीक एंड पेरिसाइड्स, वो सब बहुत वीक थे और गद्दार लोग थे, ठीक है। नेक्स्ट आया, अब देखो हमने ये शिशुनाग डायनेस्टी आ गई। देखो हमने पूरी हर्यक डायनेस्टी के बारे में, हर्यक डायनेस्टी में हमने कितने राजाओं के बारे में पढ़ा, सबसे पहले बिंबिसार के बारे में पढ़ा। बिंबिसार फाउंडर था, उसके बाद उसका बेटा आया अजातशत्रु, उसके बाद उसका बेटा आया उदाइन। तो इन सब तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं शिशुनाग डायनेस्टी। उदाइन के बाद ये शिशुनाग डायनेस्टी का आ गया था। शिशुनाग डायनेस्टी 412 BC टू 344 BC। नागदशक, देखो नागदशक ने उदाइन पर आक्रमण किया था ना, ये वही नागदशक है। नागदशक वाज अनवर्दी टू रूल। अनवर्दी टू रूल होता है, ये बिल्कुल नालायक था, इसको कुछ काम करना नहीं आता था। नागदशक वाज अनवर्दी टू रूल, उसने उस पर अपना राज्य तो स्थापित कर लिया, उदाइन को हरा तो दिया, लेकिन वो अनवर्दी टू रूल था। सो द पीपल गोट डिसगस्टेड एंड इलेक्टेड शिशुनाग। तो उन लोगों ने क्या किया, उसको हटा दिया और शिशुनाग को इलेक्ट किया एज द किंग, अपने किंग के रूप में, द मिनिस्टर ऑफ द लास्ट किंग, ठीक है। जो मिनिस्टर था लास्ट किंग का, जो पिछला राजा था उसका मंत्री था शिशुनाग, तो लोगों ने उसको ही अपना राजा बना दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द परदोत्या डायनेस्टी ऑफ अवंती। शिशुनाग की जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अचीवमेंट थिंग है ना, वो कौन सी है कि उसने जो अवंती का राजा था परदोत्या, उसकी पूरी डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया था, उसकी पूरी डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया था। तो ये शिशुनाग की सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट थी। नेक्स्ट है, दिस ब्रॉड टू एन एंड द 100-year-old राइवलरी बिटवीन मगध एंड अवंती। जो उसने अवंती के राजा परदोत्य को हरा दिया था ना, तो इसने क्या किया, 100 सालों से जो चली आ रही थी ना, 100 सालों से जो राइवलरी, मतलब उनके बीच में लड़ाई चली आ रही थी, दुश्मनता, शत्रुता चली आ रही थी मगध और अवंती के बीच में, वो ख़त्म हो गई। अब अवंती पर मगध का राज्य हो गया, मतलब शिशुनाग डायनेस्टी का। फ्रॉम देन ऑन अवंती बिकेम अ पार्ट ऑफ मगध रूल। अब अवंती मगध का एक हिस्सा बन गया। शिशुनाग वाज सक्सीडेड बाय कालाशोक काकवर्णा। शिशुनाग को किसने हराया, कालाशोक ने। कालाशोक को काकवर्णा भी बोला जाता है। हिज रीजन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ही कन्वेंड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली 383 BC। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो कालाशोक का जो टाइम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि कालाशोक ने अपने टाइम में ना, अपने रीजन में
सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी वैशाली में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गई, अब ये हमारी होगी शिशुनाग डायनेस्टी कंप्लीट। शिशुनाग डायनेस्टी में नागदशक आया पहले, नागदशक अनवर्दी था तो उसके बाद शिशुनाग आ गया, शिशुनाग को बना दिया। शिशुनाग ने अवंती पर अपना कर लिया, अपना राज्य स्थापित कर लिया और मगध में मिला लिया। फिर शिशुनाग को किसने हरा दिया? कालाशोक ने शिशुनाग को हरा दिया। अब आई नंद डायनेस्टी, कौन सी आई? नंद डायनेस्टी, 344 BC to 323 BC। द शिशुनाग डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रोन बाय महापद्मा, ठीक है। जो शिशुनाग डायनेस्टी थी वो किसने ओवरथ्रोन कर ली, मतलब किसने उस पर अपना राज्य स्थापित कर लिया? महापद्मनंद ने। किसने? महापद्मनंद थे, जो कौन थे? नंद डायनेस्टी के थे। हु इस्टेब्लिश्ड अ न्यू लाइन ऑफ किंग नोन एज नंदास, और उन्होंने नंदों के राजाओं की एक नई लाइन स्थापित कर दी। महापद्मना इज ऑल्सो नोन एज सर्वशत्रतांक, ठीक है। महापद्मनंद को भी क्या माना जाता है? महापद्मा को सर्वशत्रतांक। इसको सर्वशत्रतांक का क्या मतलब होता है? अपरूटर ऑफ ऑल द क्षत्रियाज, मतलब सभी क्षत्रियाज को उसने अपरूट कर दिया, उखाड़ कर फेंक दिया सभी क्षत्रियों को। एंड उग्रसेन इट इम्प्लाइज ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी। पॉलीटेक्स में उग्रसेन के बारे में बताया गया है कि भी वो ओनर होता था, उग्रसेन ओनर था ऑफ ह्यूज आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी का। महापद्मा को दो नामों से जाना जाता है, सर्वशत्रतांक एंड उग्रसेन, ठीक है। सर्वशत्रतांक क्यों? क्योंकि उसने सभी क्षत्रियों को उखाड़ कर फेंक दिया था, और उग्रसेन इसलिए क्योंकि उसके पास ह्यूज आर्मी थी। नेक्स्ट है द पुराणाज कॉल महापद्मा एक रथ। जो पुराणों में ना महापद्मा को एक रथ भी कहा गया है। एक रथ क्यों कहा गया है? द सोल मोनार्क, मोनार्क होता है राजशाह, मतलब राजाओं की, राजतंत्र की आत्मा। महापद्मा को क्या माना जाता है? द सोल मोनार्क, राजतंत्र की आत्मा। ही सीम्स टू हैव ओवरथ्रोन ऑल द डायनेस्टीज विच रूल्ड एट द टाइम ऑफ शिशुनाग। उसने सभी डायनेस्टीज पर अपना ओवरथ्रोन, अपना राज्य स्थापित कर लिया जो शिशुनाग के टाइम पर रूल करते थे। ही इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसको फर्स्ट एम्पायर बिल्डर बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। तो ये महापद्म है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट मान जाते हैं, क्योंकि देखो इनको सर्वशत्रतांक भी कहा जाता है, उग्रसेन भी कहा जाता है और एक रथ भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है महापद्मा वॉज सक्सीडेड बाय हिज 8 सन्स। जो महापद्मा थे वो किसके द्वारा सक्सीड किए गए? उनके 8 बेटे थे उनके द्वारा। धनानंद वाज द लास्ट वन। जो धनानंद थे वो लास्ट बेटे थे उनके सबसे। द लास्ट किंग धनानंद इज पॉसिबली आइडेंटिकल विद द एग्रामास एंड जेंड्रामास ऑफ ग्रीक टेस्ट। तो जो धनानंद थे ना वो किसके बारे में जानते थे? एग्रामास और जेंड्रामस ऑफ ग्रीक टेस्ट थे ये, इनके बारे में जानते थे। It was during the rule of Dhananand that the invasion of Alexander took place in northwest India in 326 BC। ये धनानंद के रूल के टाइम पे क्या हुआ था? अलेक्जेंडर ने आक्रमण कर दिया था नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट भाग में। कब? 326 BC। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था वो किसके टाइम में किया था? तो वो किया था धनानंद के टाइम में। कब किया था? 326 BC में। अकॉर्डिंग टू द ग्रीक राइटर कुर्टियस, धनानंदा कमांडेड अ ह्यूज आर्मी। जो ग्रीक राइटर क्रूटियस था वो बताते हैं कि धनानंद था ना जो, उसके पास बहुत ह्यूज आर्मी थी, बहुत बड़ी आर्मी थी। 20,000 कैवलरी, 20,000 कैवलरी होता है घुड़सवार सेना। उसके पास 20,000 घुड़सवार सेना थी। 2 लाख है, 2 लाख इन्फेंट्री होता है पैदल यात्री, पैदल सेना, ठीक है। तो उसके पास 2 लाख इन्फेंट्री थी। 2,000 चैरियोट्स होता है रथ वाले, रथ सेना होती है जो। एंड 3,000 एलिफेंट्स, और 3,000 एलिफेंट्स थे। इट वॉज द माइट ऑफ धनानंद दैट टेरोराइज्ड अलेक्जेंडर एंड स्टॉप्ड हिज मार्च टू द गैंगेटिक वैली। तो जो था इट वॉज माइट ऑफ धनानंद, ये धनानंद ने क्या किया? दैट टेरोराइज्ड अलेक्जेंडर का जो आतंक था ना उसको रोका। एंड स्टॉप्ड हिज मार्च, ठीक है। टेरोराइज होता है आतंक। अलेक्जेंडर ने आक्रमण करके बहुत आतंक मचा रखा था, तो धनानंद ने क्या किया? उसके आतंक को शांत किया और उसके मार्च को रोका टू द गैंगेटिक वैली की तरफ।
द नंद डायनेस्टी केम टू एन एंड, जो नंद डायनेस्टी थी ना वो कब एंड की तरफ आई, 322 BC टू 21 BC एंड वाज सप्लेंटेड बाय अनदर डायनेस्टी नोन एज मौर्य। और फिर इनके बाद नंद डायनेस्टी के बाद कौन सी आ गई नई डायनेस्टी, मौर्याज की आई, विद चंद्रगुप्त मौर्य एज द फाउंडर। मौर्यों को किसने स्थापित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस मौर्य डायनेस्टी के बारे में, मौर्य के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेजन्स, मतलब जब ये मगध एम्पायर था ना, जब मगध एम्पायर अपने मतलब मगध एम्पायर था जो इंडिया में वो सरवाइव कर रहा था, वो जब वहाँ पर रूल कर रहा था, तब कई फॉरेन इन्वेजन हुए, कई फॉरेन आक्रमण हुए, तो उनके बारे में ही बता रहे हैं यहाँ। तो सबसे पहले हुआ ईरानियन या पर्शियन इन्वेजन या डोरियस इन्वेजन बोलते हैं 518 BC में। अब देखो 518 BC के अराउंड कौन से राजा थे उस टाइम, कौन से राजा थे, बिम्बिसार थे ना सबसे पहले, तो उस टाइम बिम्बिसार का राज्य चल रहा था। तो इसको ईरानियन या पर्शियन इन्वेजन को बोला जाता है डेरियस इन्वेजन। द अकेमेनियन रूलर्स ऑफ ईरान who expanded their empire at the same time as the Magadhan princes took advantage of the political disunity on the northwest frontier of India। तो जो अकेमेनियन रूलर थे ना पर्शिया के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी उसी टाइम में इंडिया पर आक्रमण किया जब मगध के जो प्रिंस थे ना वो भी एडवांटेज ले रहे थे नॉर्थ वेस्ट में ना। जो नॉर्थ वेस्ट की जो पॉलिटिकल थी ना वो बहुत डिसयूनिटी थी, मतलब उनमें कोई एकता थी ही नहीं, तभी तो मगध इकलौता एक राज्य बनकर उभरा था। तो इन सब का फ़ायदा ईरानियों ने भी लेने का सोचा, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। द अकेमेनियन रूलर डेरियस फर्स्ट, कौन से अकेमेनियन रूलर डेरियस फर्स्ट या दरिया भाव बोलते हैं उसको, पेनिट्रेटेड इनटू नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन 518 BC। तो वो कहाँ पर आए, इसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आ गई वो, ठीक है। एंड अनेक्स्ड पंजाब, और पंजाब को उन्होंने जीत लिया, और पंजाब को उन्होंने जीत लिया। वेस्ट ऑफ द इंडस एंड सिंध, इंडस और सिंध को भी जीत लिया। दिस एरिया कंस्टिट्यूटेड द 20th प्रोविंस क्षत्रपी, जो ये एरिया था ना इंडस सिंध और पंजाब का, ये कौन सा था, 20 प्रोविंस क्षत्रपी, मतलब इसमें 20 प्रोविंस है। क्षत्रपी ऑफ ईरान, द टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस इन द ईरानियन एम्पायर बीइंग 28। जो ईरानियन एम्पायर के टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस कितने हो गए अब, 28, जब इनको जीतने के बाद। दिस प्रोविंस वाज मोस्ट फर्टाइल, ये जो प्रोविंस था ना ये वाला, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, बहुत ज़्यादा उपजाऊ था। एरिया ऑफ द ईरानियन एम्पायर, फ्रॉम दिस प्रोविंस द एम्पायर रिसीव्ड 360 टैलेंट गोल्ड एज रिवेन्यू। इस एम्पायर से ना ईरानियों को बहुत ज़्यादा रिवेन्यू प्राप्त होता था, 360 टैलेंट गोल्ड डस्ट प्राप्त होता था। द इंडो ईरानियन कॉन्टैक्ट लास्टेड फॉर 200 ईयर्स, तो ये 200 सालों तक इन्होंने राज किया, उसके बाद ये ख़त्म हो गए। इफेक्ट्स ऑफ ईरानियन इन्वेजन, मतलब ईरानियों का जो आक्रमण था उसके क्या क्या इफेक्ट पड़े उस टाइम इंडिया पर। इट गेव एन इम्पिटस टू इंडो ईरानियन ट्रेड एंड कॉमर्स, इसने क्या किया, इंडो ईरानियन का जो ट्रेड था ना उसको प्रोत्साहन दिया। इम्पिटस होता है प्रोत्साहन देना, इंडो ईरानियन के ट्रेड को, व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। अब वो जब ईरानी यहाँ पर आ गए तो वहाँ यहाँ से ट्रेड करने लगे। थ्रू द ईरानियन द ग्रीक केम टू नो अबाउट द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया एंड दिस एवेंचुअली लेड टू अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया। जब ईरानी यहाँ से ट्रेड कर रहे थे तो उस टाइम ना ग्रीकों ने देखा कि भाई ये ईरानी बहुत व्यापार कर रहे हैं, तो उनको ना इंडिया की वेल्थ के बारे में, कि भाई इंडिया के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, बहुत ज़्यादा संसाधन है, उसके बारे में ग्रीकों को पता चला। फिर जब ग्रीकों को पता चला तो उनके टाइम पे एक अलेक्जेंडर होता था, अलेक्जेंडर ने भी क्या सोचा कि वो भी इन्वेजन करेगा इंडिया पर, ठीक है। तो दिस इवेंचुअली लेड टू अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अलेक्जेंडर के आक्रमण के लिए उसने एक रास्ता तैयार कर दिया। द ईरानियन स्क्राइब्स ब्रोट इनटू इंडिया अ फॉर्म ऑफ राइटिंग विच केम टू नोन एज खरोष्टी स्क्रिप्ट। जो ईरानी थे ना वो अपने साथ कुछ लेखकों को लेके आए। क्यों लेके आए वो, ये वहाँ पर इंडिया के बारे में लिखो। तो तब इंडिया में किसके बारे में, खरोष्टी स्क्रिप्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट में वो लिखने लगे। खरोष्टी स्क्रिप्ट कौन सी स्क्रिप्ट थी, रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लाइक द अरेबिक, जैसे अरेबिक स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो वैसी ही खरोष्टी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी।
ईरानियन इन्फ्लुएंस ऑन द मौर्यन स्कल्पचर इज क्लियरली परसिप्टिबल। ठीक है, जो ईरानियों ने क्या किया, मौर्यन स्कल्पचर को, ईरानियों का जो इन्फ्लुएंस है ना वो मौर्य आगे आएंगे ना अब, तो मौर्यों के जो स्कल्पचर पर, उनकी कला वगैरह पर जो प्रभाव दिखता है ना वो बहुत ज़्यादा परसेप्टिबल है। स्पेशली इन द बेल शेप्ड कैपिटल, जो मौर्यों की बेल शेप्ड कैपिटल है ना उस पर बहुत ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस दिखता है। ईरानियन इन्फ्लुएंस में आल्सो बी ट्रेस्ड इन द प्रियम्बल ऑफ अशोकाज एडिक्ट। ईरानियों का इन्फ्लुएंस और किस में दिखता है, प्रियम्बल ऑफ अशोकाज एडिक्ट्स एज वेल एज इन सर्टेन वर्ड्स यूज्ड इन देम, और उसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उनमें भी। अब देखो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हुआ मकडोनियन इन्वेजन। मतलब मकडोनिया से कौन थे, अलेक्जेंडर इन्वेजन, जो ग्रीक के थे। मकडोनियन इन्वेजन, अलेक्जेंडर इन्वेजन 326 BC कब हुआ, 326 BC। और ईरानियन इन्वेजन कब हुआ था, ईरानियों ने जब आक्रमण किया था डेरियस फर्स्ट ने, वो हुआ था 518 BC में। कब हुआ था, 518 BC में। अब है ये अलेक्जेंडर ने कब किया, 326 BC। अब 326 BC में देखो कौन थे उस टाइम चल रहा था नंद डायनेस्टी का टाइम। कौन सा चल रहा था, नंद डायनेस्टी का टाइम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। द अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज अ ग्रेट किंग एंड जनरल हु कॉन्कर्ड द पर्शियन या ईरानियन एम्पायर। अलेक्जेंडर जो द ग्रेट थे, उनको बहुत ज़्यादा, वो ग्रेट किंग थे जिन्होंने पर्शियन या ईरानियन एम्पायर को कॉन्कर किया था। ठीक है, इन द 4th century BC ग्रीक एंड द ईरानियन फोर्ट फॉर द सुपरमेसी ऑफ द वर्ल्ड। 4th century BC में ना ग्रीक और ईरानियों के बीच में ना सुपरमेसी के लिए युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड की सुपरमेसी के लिए, वो पूरे वर्ल्ड पर अधिकार करना चाहते थे। अंडर द लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मकडोनिया द ग्रीक फाइनली डिस्ट्रॉयड द ईरानियन एम्पायर। जब अलेक्जेंडर की लीडरशिप चल रही थी ना ग्रीक में, तो उन्होंने उस टाइम क्या किया, पर्शियन ईरानियन का जो एम्पायर था ना वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है अलेक्जेंडर सक्सीडेड हिज फादर फिलिप टू द थ्रोन ऑफ मकडोनिया। अलेक्जेंडर के फादर थे ना फिलिप, तो उन्होंने अलेक्जेंडर ने अपने फादर को सक्सीड कर दिया मकडोनिया के थ्रोन के लिए। ही वॉज देन ओनली 20 years ऑफ एज। वो उस टाइम केवल 20 साल के थे। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है ना, सिकंदर महान जिसको बोला जाता है, वो बहुत ही पावरफुल एम्पायर बोला जाता है उसका। फ्रॉम दिस वेरी चाइल्डहुड ही यूज्ड टू ड्रीम ऑफ वर्ल्ड कॉन्केस्ट। वो अपने बचपन से ही ना पूरे वर्ल्ड को जीतने का सपना देखता था सिकंदर महान। ही क्विकली कॉन्कर्ड मैनी एरियाज, और जल्दी उसने बहुत सारे एरियाज को जीत लिया। एज अ प्रिलिमिनरी स्टेप टू कॉन्कर इंडिया को जीतने का उसका जो प्रिलिमिनरी स्टेप था, सबसे पहला स्टेप था, वो कौन सा था, द काबुल वैली एंड द हिली एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। सबसे पहला था काबुल वैली एंड द हिली एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वर कॉन्कर्ड। ये उसको जीत लिए थे। एंड ही रीच्ड ओहिंद नियर अटोक इन 326 BC। और वो 326 BC में ओहिंद पहुंच गया था, जो कहा था नियर अटोक। द रूलर ऑफ तक्षशिला एंड अभिसारा सबमिटेड बट पोरस पुरु रिफ्यूज्ड टू डू सो। जो अब वो आक्रमण करता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था, जो तक्षशिला के रूलर थे एंड अभिसारा के, उन्होंने तो अब सबमिट कर दिया उसको, अलेक्जेंडर को, लेकिन जो पोरस था ना, पोरस पुरु का राजा था जो पोरस, उसने रिफ्यूज कर दिया, मैं अपना राज्य नहीं दूंगा। अलेक्जेंडर देन क्रॉस द झेलम बाय ट्रिक। फिर अलेक्जेंडर ने क्या किया, झेलम को क्रॉस किया किसी ट्रिक लगाकर। पोरस वाज डिफीटेड इन द बैटल दैट फॉलोड। और उस युद्ध में फिर पोरस हार गया। बट अलेक्जेंडर ट्रीटेड हिम वेरी जेनरसली फॉर हिज ब्रेवरी। लेकिन अलेक्जेंडर को उसकी जो वो थी ना ब्रेवरी, वो बहुत पसंद आ गई। लेकिन अलेक्जेंडर ने क्या किया, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया। बैटल ऑफ वितस्ता, इट इम्प्लाइज मॉडर्न झेलम। तो जो बैटल ऑफ वितस्ता या झेलम है, उसके युद्ध में, वो युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में हुआ था। ग्रीक हाइडेस्पिस 326 BC में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई 326 BC में जो बैटल ऑफ वितस्ता हुआ वो किस किस के बीच में हुआ, पोरस एंड अलेक्जेंडर के बीच में, जिसमें पोरस हार गया था। दिस वाज हाउ द इंडियंस वर डिफीटेड बिकॉज ऑफ देयर
डिसयूनिटी। ऐसे इंडियंस के बीच में तो डिसयूनिटी थी ही, क्योंकि जो पहले ये जो पहले राजा हुए थे जो पुरु के साथ थे, तक्षशिला अभिसारा, इन्होंने तो पहले ऐसे ही हार मान ली थी, तो इसलिए ही तो इंडियंस वर डिफीटेड बिकॉज ऑफ देयर डिसयूनिटी। आफ्टर अ ब्रिलियंट विक्ट्री एट शाकल, शाकल में फिर ये जो अलेक्जेंडर था ये शाकल पहुंच गया। द ग्रीक फोर्सेस रीच्ड द ब्यास, ठीक है। फिर शाकल को जीतने के बाद जो ग्रीक फोर्स थी ये कहाँ पहुंच गई, ब्यास। अलेक्जेंडर हैड टू रिटर्न फ्रॉम दिस प्लेस एज हिज सोल्जर रिफ्यूज टू डू गो एनी फर्दर। यहाँ से अलेक्जेंडर को वापस लौटना पड़ा, अलेक्जेंडर आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि वो बहुत बिल्कुल वो थक चुके थे, हार चुके थे वो युद्ध लड़ते लड़ते। उसकी जो सेना थी ना वो बिल्कुल आगे बढ़ने से उसने मना कर दिया था, क्योंकि उनके पास खाना भी बहुत कम बचा हुआ था और वो आगे की सिचुएशन के बारे में जानते भी थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ना आगे बढ़ने से मना कर दिया था। तो यहीं से ना ब्यास पहुंचने के बाद से ही उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया था, अलेक्जेंडर को यहीं से वापस लौटना पड़ा था। द बैटल ऑफ झेलम एंड शाकल हैड ओपन्ड देयर आइज। जो झेलम और शाकल का जो युद्ध हुआ था उसने उनकी आंखें खोल दी थी। एंड दे वर अफ्रेड ऑफ द ग्रेट मगधन एम्पायर, और वे आगे के मगध एम्पायर से बिल्कुल डरने लगे थे। अक्रॉस द ब्यास, जो ब्यास के उस पार थी। आफ्टर मेकिंग सम एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर द कॉन्कर्ड टेरिटरी, अलेक्जेंडर मार्च्ड बैक इन सेप्टेम्बर 325 BC। अब अलेक्जेंडर यहाँ पर रहा नहीं, उसने क्या किया, एक अच्छे अरेंजमेंट्स किए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव, जो उसने जीते थे ना क्षेत्र उनके लिए, कि भाई अलग अलग अपने राजा बना दिए कि भाई तुम यहाँ पर अच्छे से अब एडमिनिस्टर करो, यहाँ पर अच्छे से अपना शासन करो, ठीक है। और वो कब वापस लौट गया, सितंबर 325 BC में। ही रीच्ड बेबीलोन इन 323 BC। फिर वो बेबीलोन पहुंचा 323 BC में, वेयर ही डाइड एट द एज ऑफ 33, और वो वहाँ पर मर गया 33 की एज में। व्हेन अलेक्जेंडर डाइड नो वन वाज एबल टू कीप न्यूली वॉन एम्पायर टुगेदर। जब अलेक्जेंडर मर गया ना, तो जो उसने जो इंडिया में जो अपने नए नए राज्य जीते थे ना, उनको संभालने वाला कोई नहीं रहा। आफ्टर ईयर्स ऑफ वार अमंग हिज जनरल्स इट वाज स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर किंगडम। और फिर युद्ध होते रहे, और फिर जो उसका जीता हुआ राज्य था ना सिकंदर का, अलेक्जेंडर का, वो छोटे छोटे किंगडम में बट गया। कौन कौन से, मकडोनिया, बेबीलोनिया एंड इजिप्ट। तो कौन कौन से उसमें टूट गया उसका, मकडोनिया, बेबीलोनिया एंड इजिप्ट में, ठीक है। तो ये अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में था। अब है इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। अब अलेक्जेंडर के इन्वेजन के, आक्रमण के क्या क्या इफेक्ट्स हुए। बाय ओपनिंग अप बोथ द लैंड एंड द सी रूट्स बिटवीन द इंडिया एंड यूरोप। अब उसने क्या हुआ था इसके इन्वेजन के बाद, इंडिया और लैंड और सी रूट्स थे ना इंडिया और यूरोप के बीच में, लैंड और सी रूट दोनों खुल गए थे, ठीक है। अब वहाँ से ट्रेड होने लगा था इंडिया और यूरोप के बीच में। इट ब्रॉट बोथ ऑफ देम क्लोजर टू ईच अदर। इससे इंडिया और यूरोप दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए। इनडायरेक्टली दिस इन्वेजन मेड पॉसिबल द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडो बैक्टीरियन एंड इंडो पार्थियन स्टेट्स, ठीक है। इस इन्वेजन ने इनडायरेक्टली क्या किया, इंडो बैक्टीरियन और इंडो पार्थियन स्टेट्स को इस्टेब्लिश कर दिया, इन दोनों के बीच के रिलेशंस को। विच एट अ लेटर स्टेज कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड इंडियन आर्किटेक्चर। तो इनका जो इंडो बैक्टीरियन और इंडो पार्थियन का जो दिखता है ना, किस में दिखता है, इंडियन आर्किटेक्चर में इन्फ्लुएंस दिखता है इनका। गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर, एस्ट्रोनॉमी एंड कोइनेज, इन सब में इंडो बैक्टीरियन और इंडो पार्थियन का इन्फ्लुएंस दिखता है। The invasion opened the eyes of Indian politicians to the necessity of creating a unified empire. इस इन्वेजन ने ना इंडियंस को ये दिखा दिया कि भाई भारत में ना एक बहुत ज़्यादा यूनिफाइड एम्पायर की ज़रूरत है, नहीं तो बाहर का कोई भी आकर यहाँ पर आक्रमण करके हमारे देश पर अपना कब्जा स्थापित कर सकता है। अलेक्जेंडर के इन्वेजन ने सबसे बड़ी बात तो यही हुई कि इंडियन के जो पॉलिटिशियंस है उनके माइंड में ये बात बिठा दी कि तुम्हें अब एक यूनिफाइड एम्पायर बनाना पड़ेगा। The date of the invasion of Alexander is the first reliable date in early Indian history and considerably helps us in solving
क्रोनोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि भाई हम इंडिया की हिस्ट्री को ना जब से ये इन्वेजन हुआ था ना, इसके टाइम से ना हम इसकी क्रॉनिकल टाइम को डिसाइड कर सकते हैं इंडियन हिस्ट्री के। तो इसने भी ये इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया था अलेक्जेंडर के इन्वेजन ने इंडिया की हिस्ट्री को क्रॉनिकल टाइम पीरियड में डिवाइड करने में। ठीक है, तो देखो ये हमारा ना मगध एम्पायर पूरा हो गया है। ठीक है, अब हम ये नेक्स्ट है रिलीजियस मूवमेंट्स। जो हमने पढ़े थे ना कि भाई उस टाइम गौतम बुद्धा के टाइम पे जो बिम्बिसार थे वो अपना शासन कर रहे थे, तो ये रिलीजियस मूवमेंट पढ़ेंगे। इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म और भी अलग अलग धर्म थे, जो पारसी धर्म वगैरह आए थे, तो उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।